नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। रांची टाटा रोड पर भीषण हादसा, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भीषण हादसा तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव के पास हुआ। मृतकों में जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी 25 वर्षीय ऋतु राज कुमार और 20 वर्षीय जाह्नवी कुमारी शामिल हैं, जबकि ऋतु राज की बहन रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार वैगनार कार में सवार होकर 3 लोग जमशेदपुर से रांची में एक शादी समारोह में गए थे। सोमवार की सुबह तीनों कार से जमशेदपुर वापस लौट रहे थे, तभी रड़गांव के पास खड़ी एक ट्रेलर में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चकनाचूर हो गई और कार में सवार तीनों लोग कार में फंस गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तमाड़ पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना प्रभारी रोशन झा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बाहर निकाला, जिसमें ऋतु राज और जाह्नवी कुमारी की मौत हो चुकी थी, जबकि रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। थाना प्रभारी ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रोहिणी सिंह की हालत गंभीर है। थाना प्रभारी रोशन झा ने बताया कि उन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी कि रड़गांव के पास खड़ी ट्रेलर से एक कार टकरा गई है। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के अंदर 3 लोग फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के नियमित डीजीपी, अधिसूचना जारी। झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी की जगह नियमित डीजीपी नियुक्त कर पदस्थापित किया गया है। इससे पहले वे अपराध एवं अनुसंधान विभाग के महानिदेशक के साथ साथ प्रभारी डीजीपी के पद पर कार्यरत थे। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजीपी के पद पर उनकी सेवा नियमित करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता वर्ष 2022 में डीजी रैंक में प्रोन्नति के बाद डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फिर 26 जुलाई 2024 को उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया गया। दरअसल झारखंड में डीजीपी पद को लेकर अक्सर खींचतान होती रही है। पिछले चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर अनुराग गुप्ता को हटाकर 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह को 19 अक्टूबर को फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया था। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जैसे ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली, अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया और अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी बना दिया गया। इस दिन जारी हो सकते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड। जैक अध्यक्ष की भी होगी नियुक्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। इसके बाद अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कगार पर है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार नए अध्यक्ष का नाम 5 फरवरी तक तय हो सकता है। इसके संबंध में आधिकारिक अधिसूचना 4 फरवरी की रात को जारी होगी, जबकि 5 फरवरी को चयनित अधिकारी अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे, ताकि परीक्षा की तैयारी में कोई भी रुकावट न आए। विशेष रूप से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर का काम भी उसी दिन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 6 फरवरी तक सभी एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड हो जाएं। इसके बाद 11 फरवरी को परीक्षा अपने तय समय पर शुरू हो सके।
तय तिथि पर परीक्षा होने पर संदेह। बताया जा रहा है कि अगर 6 फरवरी को एडमिट कार्ड अपलोड हो भी जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थियों तक पहुंचाने में 10 फरवरी तक समय लग सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी एडमिट कार्ड में गलती हुई तो उसे ठीक करने के लिए भी कुछ अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। ऐसे में 11 फरवरी को तय तिथि पर परीक्षा का आयोजन होना संदेह के घेरे में आ सकता है। इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य भर में 2,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर, नए आइडिया 4 फरवरी 2025 से किए जाएंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसी के मद्देनजर 7 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आइडिया 4 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है, जहां इस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेंट अपने आइडियाज दे सकेंगे। राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है, जिसके सफल संचालन के लिए अपविल का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है। इस पॉलिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका URL avil.jharkhand.gov.in है, जिसके माध्यम से नई स्टार्टअप आइडिया को एप्लीकेंट द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा तथा विभाग द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया दिनांक 4 फरवरी 2025 से प्रारंभ की जाएगी। धनबाद में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, दुल्हन के चचेरे भाई को लगी गोली। धनबाद के गोविंदपुर में एक विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना में दुल्हन के चचेरे भाई के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि बारात बाघमारा से आई थी और घटना के बाद घायल युवक को दुर्गापुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने एक अन्य मामले में खुलासा किया है, जिसमें BCCL कर्मी और जनता श्रमिक संघ के सचिव राधेश्याम यादव पर गोली चालन का मामला सामने आया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि राधेश्याम को अपराधियों ने नहीं, बल्कि खुद की अवैध पिस्टल से गोली लगी थी। कांग्रेस को मिला भाजपा का साथ, इस मांग का किया समर्थन। झारखंड में हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने के मुद्दे पर एकमत हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने 2 फरवरी को शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने गुलाम अहमद मीर की मांग को जायज बताते हुए कहा कि भाजपा भी चाहती है कि शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो। वहीं गुलाम अहमद मीर की मांग का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का यह भी मानना है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने को तैयार हो जाएगी। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस की शहरी निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर कराने की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के सहयोगी से बात की, लेकिन किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झामुमो नेताओं ने कहा कि वे दुमका पार्टी स्थापना दिवस से रांची लौटने के बाद अपनी बात रखेंगे। बसंत पंचमी पर बासुकीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़।
बसंत पंचमी के अवसर पर सोमवार को बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में जल अर्पण करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। स्थानीय लोगों के साथ साथ मिथिलांचल से आए श्रद्धालु जल अर्पण के बाद तिलकोत्सव में शामिल होकर उत्साह मना रहे हैं। मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि हम लोग पूरे नियम निष्ठा के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर लाए हैं। बसंत पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का परंपरा के अनुसार विधि विधान पूर्वक तिलक उत्सव मनाया जाता है। मिथिलांचल से महिला और पुरुष कांवरियां पूरे नियम पूर्वक सुल्तानगंज से जल लेकर गाजे बाजे के साथ आते हैं और बाबा पर तिलक चढ़ाते हैं। उन लोगों की ऐसा मान्यता है कि माता पार्वती का मायका मिथिलांचल ही था, इसलिए मिथिलांचल के लोग ही आकर बाबा पर तिलक चढ़ाते हैं और उत्साह मनाते हैं। बाबा पर तिलक चढ़ाने के साथ ही होली की भी शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही लोग मंदिर में अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाते हैं। 2017 में जेएसएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का इस्तेमाल करने वाला युवक गिरफ्तार, ठगे लाखों रुपए। 2017 में झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज में एक राजस्व कर्मचारी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राजस्व कर्मचारी मुकेश, जो बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर का रहने वाला है, पर आरोप है कि उसने 2017 में जेएसएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया था और इसके जरिए नौकरी प्राप्त की थी। इसके अलावा मुकेश पर बिहार के 70 से अधिक युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का भी आरोप है। वहीं आरोपी युवक ने झारखंड में अपनी नौकरी के दौरान बिहार में जेल भी काटी थी। हालांकि जेल में रहते हुए उसने खुद को मेडिकल लीव पर बता दिया था। मामले की गहराई से जांच चल रही है और एसडीएम को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले में हुए इस घूसकांड पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलामू डीसी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पलामू डीसी ने कार्रवाई करते हुए घूस लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया था। जांच के दौरान एक शपथ पत्र भी सामने आया है, जिसमें मुकेश ने यह स्वीकार किया कि उसने 2017 में जेएसएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया था और इसके माध्यम से नौकरी प्राप्त की। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी के खिलाफ बिहार में कई एफआईआर भी दर्ज हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे कौन से बड़े खुलासे होते हैं। एसडीएम द्वारा मामले की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची एसएसपी की पत्नी कंचन सिंह बनी आईएएस। नॉन स्टेट सिविल सर्विस के 6 अफसरों को मिली प्रोन्नति। झारखंड के 6 नॉन स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत झारखंड कैडर में प्रोन्नति मिली है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध इन सभी को प्रोन्नति मिली है। इनमें कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी और राजेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि आईएएस कैडर में प्रोन्नति पाने वाली कंचन सिंह रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी हैं। उन्होंने सीडीपीओ पद से सेवा की शुरुआत कर इस मुकाम को हासिल किया है। इस लिस्ट में शामिल विजय कुमार सिन्हा इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। खूंटी में जंगल से नवजात का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले में ममता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। पुलिस को एक नवजात का शव मिला है। घटना तपकरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि खूंटी के तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना क्षेत्र के कोचा करंज टोली में नवजात का शव पुलिस ने बरामद किया है। सोमवार सुबह तपकरा पुलिस को सूचना मिली थी कि तपकरा से रनिया जाने वाले पथ पर एक नवजात लावारिस हालत में कपड़ों से लिपटा पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस नवजात की जांच की।
तो उसे मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खूंटी भेज दिया है। बता दे कि इस बच्चे को कपड़े में लपेटकर सड़क से करीब 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था। थाना प्रभारी नीतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि नवजात का जन्म महज कुछ घंटों पूर्व ही हुआ था। एसआई रमजान उल हक ने बताया कि किस कारण से इस नवजात को इतने वीराने में छोड़ा गया है, इसकी जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नवजात के शव मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद लोग कई तरह की चर्चा करने लगे हैं। प्रदेश भाजपा ने जारी की जिला चुनाव अधिकारी सह चुनाव अधिकारियों की सूची। गीता कोड़ा बनी रांची महानगर की चुनाव अधिकारी। भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सोमवार को संगठन पर्व के कार्यों को जिलों में संपन्न कराने के लिए जिला चुनाव अधिकारी एवं सह चुनाव अधिकारी की घोषणा की है। डॉक्टर वर्मा के हस्ताक्षर से जारी लिस्ट में पार्टी के सभी 27 सांगठनिक जिलों के लिए एक चुनाव अधिकारी और 2 जिला सह चुनाव अधिकारी की घोषणा की गई है। धनबाद में मरीज की मौत के बाद परिजनों का असरफी अस्पताल में हंगामा। धनबाद के असरफी अस्पताल में इलाजरत घायल मरीज दिलीप मंडल की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। परिसर में करीब 7 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति रही। वाकया रविवार का है। अस्पताल में घायल मरीज सिंदरी बस्ती का रहने वाला था। हंगामे की सूचना पर धनबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सरायढेला, बैंक मोड़, बरवाडा थाना व पुलिस लाइन से जवानों को अस्पताल भेजा गया। काफी मानव नौवल के बाद अस्पताल प्रबंधन व मृतक के परिजनों के बीच समझौता हुआ। समझौता वार्ता में इलाज का 3 लाख रुपए का बिल माफ करने, परिजनों द्वारा पूर्व में जमा कराए गए 1.5 लाख रुपए वापस लौटाने व मृतक के अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा 50,000 रुपए देने पर सहमति। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेल मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झारखंड में रेलवे के विकास पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा है, जो 457 करोड़ रुपए से 7,302 करोड़ रुपए हो गया है। रेल मंत्री ने झारखंड में रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफाइड होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे राज्य में रेल यातायात में सुधार होगा। डीआरएम जसमीत इस बिंद्रा ने बताया कि राज्य में नए ट्रैक बिछाने के लिए 34 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन परियोजनाओं पर 56,694 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बगोदर और तमाड़ में सड़क हादसों में धनबाद और जमशेदपुर के 3 लोगों की मौत, 5 घायल। झारखंड में सोमवार को सरस्वती पूजा के दिन सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। एक दुर्घटना गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड औरा के पास हुई, तो दूसरी घटना रांची टाटा एनएच पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव के पास। बगोदर में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं तमाड़ में हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। बगोदर थाना क्षेत्र जीटी रोड औरा के पास 2 वाहनों में सुबह सुबह टक्कर हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मृतक धनबाद के डिगवाड़ी का रहने वाला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड औरा के पास सड़क किनारे एक मारुति ओमनी कार खड़ी थी। उस कार में सवार कुछ लोग शौच के लिए बाहर गए थे, तभी डुमरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने ओमनी में जोरदार टक्कर मार दी। ओमनी में बैठे कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी गई।
बगोदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त मारुति कार को पुलिस बगोदर थाने ले आई है। घायलों में महिला भी है। 1147 करोड़ रुपए से झारखंड के इन 3 रेलवे स्टेशनों का हो रहा रीडेवलपमेंट। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम बजट में इसके लिए 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेल मंत्रालय ने रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशनों को विकसित करने के लिए यह राशि आवंटित की है। इसमें सबसे ज्यादा 444 करोड़ रुपए रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर खर्च होंगे। हटिया स्टेशन के पुनर्विकास पर 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर 348 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची के पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोमवार 3 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची रेलवे स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में एक स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। साथ ही एक आवासीय क्वार्टरों का भी निर्माण कार्य जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। फुटओवर ब्रिज और दूसरे एंट्री अप्रोच रोड का भी निर्माण चल रहा है। इसके अलावा अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर टैंक्स का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हटिया स्टेशन पर पश्चिमी हिस्से में दूसरे एंट्री गेट बनाने का काम चल रहा है। यहां से कार्यालयों को अन्यत्र शिफ्ट करने और आवासीय ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस पर रेलवे की ओर से 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इसका प्रावधान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रांची और हटिया के अलावा जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ईपीसी टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। टेंडर 9 अप्रैल 2025 को खुलेगा। टाटानगर स्टेशन को चमकाने के लिए रेलवे 348 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस तरह रांची और जमशेदपुर के 3 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट पर कुल 1147 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के डीआरएम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रांची डीसी की पहल, लंबित म्यूटेशन के आवेदकों को मिला करेक्शन स्लिप। अस्वीकृत आवेदनों की होगी समीक्षा। रांची जिला के अंचल कार्यालयों में 10 डिसमिल जमीन तक के लंबित म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन के लिए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की पहल का असर दिखने लगा है। इस बाबत पहली बार 10 अंचलों में शिविर लगाकर आवेदकों को करेक्शन स्लिप दिया गया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने खुद बड़गाई अंचल में आवेदकों को शुद्धि पत्र प्रदान किया, जबकि अनगड़ा, अरगोड़ा, बेड़ो, बुंडू, बुठमू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी में वरीय पदाधिकारियों ने आवेदकों को करेक्शन स्लिप दिया। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि आम लोगों से प्राप्त हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में 10 डिसमिल तक के म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए कार्य योजना तैयार की गई। सभी अंचल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों के बाद 10 डिसमिल तक के बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के लंबित म्यूटेशन के मामलों की सूची तैयार की गई। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को बिना ठोस कारण के दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत नहीं करने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अंचल में वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कैंप में अस्वीकृत मामलों की समीक्षा करेंगे कि रिजेक्शन का कारण सही है या नहीं। कैंप में जिन आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, उनके लिए रिजेक्शन काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आवेदक जान सके कि किस कारण से उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया। कोडरमा में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, शोरूम मालिक ने ट्रक से बांधकर पीटा। कोडरमा जिले में 2 युवकों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई गई है।
पीड़ित ने बताया कि झुमरी तिलैया के बाईपास स्थित एक शोरूम के पीछे रखे कचरे के ढेर के पास वह और उसका भाई शौच करने गया हुआ था। इसी बीच शोरूम के मालिक वहां पहुंचे और उन पर चोरी का आरोप लगाने लगे। जब दोनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें वहां खड़े एक ट्रक में बांध दिया। इसके बाद शोरूम के मालिक और उनके स्टाफ ने दोनों भाइयों को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। इसी बीच इसकी सूचना तिलिया पुलिस को हुई। मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले आए। वहीं पिटाई कर रहे अशोक यादव को भी थाना बुलाया गया, जहां पीड़ित और शोरूम मालिक दोनों से पूछताछ की गई। शोरूम मालिक ने बताया कि दोनों युवकों द्वारा उनके शोरूम व बगल में स्थित एक होटल में कुछ दिन पहले भी चोरी की गई थी। आज जब हमने उसे शोरूम में बिना बताए घुसने को लेकर पूछताछ की तो उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इससे मेरे हाथ में चोट लग गई। इसके बाद वहां मौजूद युवकों ने दोनों भाइयों को ट्रक से बांध दिया और इस दौरान मैंने भी डंडे से उसकी पिटाई की। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी, विदेश भेजी जाएंगी सब्जियां और फल, सरकार भी करेगी मदद। झारखंड के किसान अपने खेतों में बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां उगाते हैं। सीजन में जब मांग से अधिक सब्जियां बाजार और मंडी में पहुंचती हैं, तो किसानों को उनका वाजिब दाम भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसानों को हर साल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार की संस्था नीसा, राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान नामकुम, रांची ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में 2 प्रोजेक्ट को अनुमति के लिए भेजा है, ताकि झारखंड दुनिया के अग्रणी देशों के मानकों पर खरा उतर सके और अपने फलों और सब्जियों को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात कर सके। नीसा के निदेशक अभिजीत कर ने कहा कि या तो आप सब्जियों को सब्जी मंडी में भेजें या फिर आप उन्हें निर्यात करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए कई मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैक हाउस बनाना। उदाहरण के लिए अगर आप अपने आमों को जापान, अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो उसे वेपर ट्रीटमेंट करना होगा। विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की परियोजना को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। राज्य से बड़ी मात्रा में उत्पादित कटहल, मटर, गोभी, अदरक, बैगन और कई अन्य सब्जियों का स्वाद विदेशों तक पहुंचाने के लिए निसा के प्रयासों की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक रूप से जैविक खेती की जाती है। यहाँ के किसान खेतों में कीटनाशकों या रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम ही करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के किसानों के बेहतर जीवन के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। बार कौंसिल की रिपोर्ट का हाईकोर्ट के वकीलों को इंतजार। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव पर वकीलों को झारखंड बार कौंसिल के निर्णय का इंतजार है। 23 जनवरी को मतगणना के दौरान भारी हंगामा के बाद चुनाव कमेटी ने मतदान रद्द कर दिया था। चुनाव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट झारखंड बार कौंसिल को भेज दी थी। इस रिपोर्ट के बाद बार कौंसिल ने अपने पर्यवेक्षकों से भी रिपोर्ट मांगी थी। अब बार कौंसिल के निर्णय का इंतजार हो रहा है। झारखंड बार कौंसिल को मतदान दोबारा कराने या नए सिरे से मतगणना कराने पर अपना निर्णय देना है। झारखंड एसोसिएशन के मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो कुल वोटिंग को लेकर विवाद हो गया था। कुल मत 1509 पड़े थे, लेकिन मतदान के बाद कुल मतदान की घोषणा में 1409 वोट बताए गए थे। इस कारण वकीलों और कुछ उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया था। इसके बाद चुनाव कमेटी ने चुनाव रद्द कर झारखंड बार कौंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज दी।
रिपोर्ट में सभी बिंदुओं की जानकारी देते हुए 3 वकीलों को हंगामा में मुख्य भूमिका निभाने के लिए दोषी बताया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा झारखंड बार कौंसिल से की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद बार कौंसिल ने 3 वकीलों को शोकॉज जारी किया था। इसके बाद बार कौंसिल के पर्यवेक्षकों ने पूरी घटनाक्रम की जांच शुरू की। इस दौरान सभी उम्मीदवारों और हंगामा करने वालों से बात की। अब पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट बार कौंसिल को सौंपनी है। इसके बाद बार कौंसिल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव पर अपना निर्णय सुनाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।